दुनिया भर में बसते सभी भारतीयों को मेरी तरफ से, सुखी चैनल की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे का बात करेंगे। इस बात करने से पहले जो मेरे साथ मेरे गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर इनायत मुंगली जी हैं, डायरेक्टर हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के। उनका ताल्लुकात भी उनका ताल्लुकात भी बंगाल से है। इसी तरह जो इंसिडेंट है वो भी बंगाल से हुआ है, इसलिए हम उससे बात करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, नमस्कार। नमस्कार सुखी जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, जो बलविंदर सिंह है, जो एक सरदार जी की पगड़ी गुजरी है वहाँ कलकत्ता में, आपको भी मीडिया में बहुत कुछ आ रहा है। आपको इसके बारे में अभी तक क्या इंफॉर्मेशन है, क्यों हुआ, कैसे हुआ? आप बिल्कुल जो सिचुएशन है, स्पेशली सिखों की सिचुएशन है, उसके बारे में आप वहाँ के रहने वाले हो। सुखी जी, ऐसा है कि ये जो 8 तारीख को युवा मोर्चा, जो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा है, उनके तरफ से एक अभियान उन्होंने प्लान किया था पश्चिम बंगाल, कलकत्ता में। और जैसे होता है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक देश है, हर प्रदेश में, सारे संपूर्ण देश में, हर प्रदेश में ऐसे जो कहते हैं कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होते रहते हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी, हर दल इसको करते हैं। तो वेस्ट बंगाल में जैसे हम लोगों ने भी सुना है, कई सालों से, जब हम बड़े हो रहे थे, हम छोटे थे, उस समय भी हमने सुना है कि जैसे एक सांकेतिक होता है ना, सिंबॉलिक एक प्रोटेस्ट, कि आप जो स्टेट के जो सेक्रेटरीट है उसको घेराव करें या तो उसके सामने आप प्रतिवाद कुछ करें, प्रोटेस्ट करें। तो ऐसा ही सारे लोग इकट्ठे हुए थे। सारे बंगाल से लोग इकट्ठे होके, कार्यकर्ता इकट्ठे होके, क्योंकि अभी जो पैंडेमिक सिचुएशन है, इसमें धीरे धीरे अभी राजनीतिक एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी परमिटेड है जी। तो उस हिसाब से ये लोग सारे परमिशन लेके प्लान्ड वे में एकत्रित हो रहे थे, हर प्रदेश के हर जगह से, हर प्रांत से आकर कलकत्ता में जी। तो ये जो आपने कहा, और ये विषय बहुत बड़ा विषय बन गया है, क्योंकि पिछले 72 घंटा में इतना सदमा पहुंचा है लोगों को सुखी जी। और ये ना सिर्फ पंजाबियों को, सिखों को, मैं कह रहा हूं आपको, बंगाल के जो लोग हैं, बंगाली जो हैं, और जो शुभ चिंतक, जो सही दिशा पे चिंतन करते हैं, बंगाली जो हैं, सबको बहुत गहरा चोट पहुंचा है इस जो घटना हुआ। तो उस पे मैं आ रहा हूं, पर पहले मैं ये बताऊं तो क्या था कि बलविंदर जी एक सर्विसमैन है, उनके वो किसी एक युवा मोर्चा के नेता जो है, उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर थे जी। और उनके पास लाइसेंस था बंदूक रखने के लिए जी। और ये हम जानते हैं, एक तो हमको ये मन में रखना चाहिए कि पश्चिम बंगाल का जो राजनीति है, ये हम ये मान के नहीं चले कि ये राजनीति गोवा जैसा है या दूसरे स्टेट जैसा है। इसमें एक हिंसा का वातावरण होता है जी। और पिछले कई सालों से हम ये देख रहे हैं। अब है ऐसा, बिहार में किसी एक समय ऐसा हुआ करता था, अभी वो खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश में किसी एक समय हुआ करता था, अभी योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद संपूर्ण रूप से खत्म हो गया है। पर राजनीतिक हिंसा के वातावरण एक पश्चिम बंगाल में है। तो कई ऐसे नेता है जो अपने सिक्योरिटी रखते हैं, कई ऐसे नेता है जिनको ऑफिशियल सिक्योरिटी नहीं है, तो वो लोग अपने आप से किसी को रखते हैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में। पर हमको ये याद रखना चाहिए, बलविंदर जी जो थे, जो है, उनके पास लाइसेंस्ड रिवॉल्वर रखने का अनुमति था। और वही अपने जो वो जिनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, उनके साथ वो उस इसमें शामिल थे, प्रोसेशन में शामिल थे जी। उस प्रोसेशन के ऊपर पुलिस ने लाठी बरसाया जी। और लाठी इतना बेरहमी से बरसाया, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन था ऊपर से कि इन लोगों को कहीं से दूसरे पॉइंट्स, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूवमेंट नहीं करना चाहिए, उनको रोकना चाहिए। और उनको रोकना चाहिए एकदम, हर प्रकार मेथड लगा के इनको रोकना चाहिए जी। तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, बेरहमी से लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज करने के भी एक तरीका होता है जी। और बलविंदर जी वहां थे और वो फंस गए लाठीचार्जिंग में जी। और सबने, सारा देश ने
विश्व में सारे भारतीयों ने, देश में सारे भारतीयों ने देखा कैसा उनको पकड़ के नीचे जमीन पे गिराया गया, उनको पीटा गया, उनके पगड़ी निकाला गया और उनको पकड़ के खुले केश में उनको पकड़ के धकेलते धकेलते उनको लेकर जाया गया जी। तो मेरा कहना है कि देखिए कि ये तो एक, मैं कह सकता हूं क्योंकि पिछले 72 घंटा में देख रहा हूं, ये जी। बहुत असंतुष्ट हैं लोग, बंगाल के लोग इसको लेकर, और बंगाल में कोई नहीं मान रहा है कि ये संभव है और कोई इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है जी। और मैं एक बात फिर ये पॉइंट में खत्म कर रहा हूं कि हमको याद रखना चाहिए कि कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में सिख कम्युनिटी जो है सबसे मोस्ट लव्ड कम्युनिटी है जी। और हम लोग जब बचपन में थे, हम सब सिख, यानी आप कलकत्ता में किसी सिख को देखिए बस आपको चैन आ जाता था, अभी हम सुरक्षित हैं, हमको कुछ होने वाला नहीं है जी। तो ये जो है, और एक पॉइंट मैं कहना चाहता हूं कि भवानीपुर, रासबिहारी जैसे लोकेलिटी जो कलकत्ता के एकदम फेमस लोकेलिटी है जी। उस लोकेलिटी में सबसे दोनों बड़े बड़े गुरुद्वारा है और ये गुरुद्वारा इतना रेस्पेक्टेड है, इन्होंने सालों तक, दशकों तक इतने अच्छे काम किया है, ये कोई भी भूल नहीं सकता। और ये भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी खुद चीफ मिनिस्टर का कॉन्स्टिट्यूएंसी है जी। तो चीफ मिनिस्टर के कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना बड़ा गुरुद्वारा है जो इतना समाज सेवा का काम किया है, हर बच्चा पश्चिम बंगाल का, कलकत्ता का जानता है। आप कहिए भवानीपुर गुरुद्वारा, तो ऐसा कैसा बर्ताव कर लिया और कोई पश्चावा नहीं है, अभी तक कोई रिग्रेट नहीं एक्सप्रेस किया है सरकार के किसी भी लोगों ने जी। तो ये बहुत दुखद घड़ी है जी जी। तो ये जो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट, ममता बनर्जी की गवर्नमेंट है, उसकी तरफ से इवन के 3 दिन हो गए, अभी इसको रिहा नहीं की गया, वो अभी इनकी कस्टडी है। दूसरे देशों में सिखों में एक बहुत बड़ा रोष है, जब भी हम क्या करते हैं ने सिख सुरक्षित नहीं है, सिखों की ये वो पगड़ी ने अपने 4 शहर, जिस दिन गुरु गोविंद का जन्म होता है में पटना साहिब में, उस दिन उनके बंगाल और असम, ठीक है, इसलिए ये पगड़ी है जिसके लिए जब मिस्टर अरोड़ा है 90,000 जो पाकिस्तान की करवाया था आर्मी को, होने के बाद तो पता होना चाहिए भी सिखों के लिए सुखी जी, आपने ये जो पुराना लिंक, ऐतिहासिक लिंक आपने जो किया है, इसमें मैं एक जोड़ना चाहता हूं, बंगाली होने के नाते मैं जोड़ना चाहता हूं कि हमको याद रखना चाहिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आईएनए में सिखों ने कितना योगदान किया और बंगाली होने के नाते ये मेरा गर्व है कि बंगाल में जब अकाल पड़ा, भूखमारी जब बंगाल में हुआ, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ सिखों ने खड़ा, सिखों ने वहां रिलीफ काम एकदम अग्रिम पंक्ति में थे, वो लोग आगे थे। एक दूसरा, जब आईएनए का गठन हुआ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हम लोग बंगाली, सारे भारतीय और बंगाली लोग हम पूछते हैं, खुद ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, नेताजी का नाम लेते लेते वो बहुत पाठ पढ़ाते हैं। नेताजी के आईएनए को सक्सेसफुल बनाने में जब नेताजी ने कहा मुझे खून दो मैं तुमको आजादी दूंगा, हम कैसे भूल सकते हैं बंगाली होने के नाते कि सिख समुदाय के लोग एकदम आगे बढ़कर पहले आए नेताजी के साथ खड़े होने के लिए। जी। तो जैसे आपने आजादी की बात की है, लेकिन आपके बाजू में ये देखो, जो काला पानी की हम बात करते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप की बात करते हैं, सेलुलर जेल की बात करते हैं,
वहां जाकर देख लो भी सिखों की क्या शहीदियां हैं, कि सिखों की कितनी कंट्रीब्यूशन है। आज उसकी पगड़ी भी उसकी पगड़ी पे भी आपके आपके स्टेट। सुखी जी, ये बात आप कह के, आप काला पानी के बात कह के मुझे बहुत भावुक बना दिया आपने, क्योंकि मेरे परदादा जो थे वो भी रेवोल्यूशनरीज थे, रेवोल्यूशनरी थे, सेल्यूलर जेल में थे। हम कैसे भूल सकते हैं कि गदर पार्टी का जो सारे जो लोग वहां थे, जी जो क्रांतिकारी सिख सेल्यूलर जेल में थे, भूख हड़ताल उन्होंने किया ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ। वहां सारे कैदियों को, सारे क्रांतिकारियों को जो इल ट्रीट किया जा रहा था, उसके खिलाफ भूख हड़ताल सिख क्रांतिकारियों ने किया सेल्यूलर जेल में, सेल्यूलर जेल में। तो मैं, सुखी जी, मैं ये कह रहा हूं कि हर बंगाली का, सारे भारतवासी का तो है ही, पर हर बंगाली का सेल्यूलर जेल के साथ एक आत्मीय सा एक फीलिंग होता है। तो वैसे कैसे पश्चिम बंगाल हम बना दिया है? पश्चिम बंगाल पे जो आज शासन कर रहे हैं, क्या चाहते हैं वो? कैसे पश्चिम बंगाल चाहते हैं कि माइनॉरिटी, वहां जो माइनॉरिटी समुदाय है, अल्पसंख्यक है, सिख अल्पसंख्यक है, उनका कोई सुरक्षा नहीं रहेगा, सिर्फ एक ही अल्पसंख्यक के पीछे सब भागेंगे, बाकी सिखों का ऐसे सरेआम अपमान किया जाएगा। जी तो ये पश्चिम बंगाल तो हम नहीं चाहते हैं। किसी भी बंगाली जो है ऐसे पश्चिम बंगाल नहीं चाहते हैं, हो ही नहीं सकता है। जी नहीं डॉक्टर साहब, इसकी बहुत एग्जांपल हैं जो मैं दे सकता हूँ, स्पेशली ममता बनर्जी जी और उनकी गवर्नमेंट को पता होना चाहिए सिखों की कंट्रीब्यूशन। कामागाटा मारू के बारे में पता होना चाहिए भी, वैनकूवर से कौन लोग आए थे और कहाँ कलकत्ता में उनको गोलियां पे दिया था। जो गदर मूवमेंट के लोग वो कहाँ आए थे, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी, दैट्स नंबर 1। दूसरी बात सुनो, जब मैंने पिक्चर देखी, मैंने देखी, मेरे लोगों ने देखी, सिख समुदाय ने देखी, एक सरदार पगड़ी उतर चुकी है, उसको मैन हैंड किया जाता है। वो जो सीन था, वेरी इंपॉर्टेंट, वो जो सीन था वो 1984 का, जो कांग्रेस के गुटों ने सिखों के साथ दिल्ली में और दूसरे एरिया में जो कत्लो गार्द की थी, जो हमारे लड़कियों के रेप के ऊपर रिमाइंड करवाता है, इसलिए हमारे बहुत महत्वपूर्ण है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और सुखी जी, हर जब कठिन समय आया कलकत्ता में, हर बार हम देख रहे हैं, और आज से नहीं, मैं 1946 से बोल सकता हूं। 1946 में जब दंगा हुआ कलकत्ता में, मुस्लिम लीग के गुंडों ने जब अत्याचार शुरू किया, तब हमको भूलना नहीं चाहिए कि उस समय भी पहले खड़े हुए सिख समुदाय, और उनके साथ फिर बंगाली हिंदू सब मिलके उनके मन में आया कि हाँ, इसका विरोध हमको करना चाहिए। मुस्लिम लीग के गुंडों का विरोध सिखों ने किया था उस समय। और ये जो कोमागाता मारू का बात अब कर रहे हैं, ये मेरे घर के पास ही है कलकत्ता में। ये बजबज, जहां वो शिप वो आया था, और वहां जब गोली चला, वहां भी तो वही शहीद हुए। तो इसलिए, अच्छा, दूसरा है कि मैं एक जोड़ना चाहता हूं, आप देखिए कि अगर हम क्रांतिकारियों का बात करें तो स्वदेशी आंदोलन के पहले उस समय, और स्वदेशी आंदोलन के समय, स्वदेशी आंदोलन के बाद और उसके पहले, अजीत सिंह जो भगत सिंह के चाचा जी थे, अजीत सिंह, सरदार अजीत सिंह, बंगाल के क्रांतिकारियों के साथ बहुत गहरा उनका नाता था। और उस समय महर्षि अरविंद और इन लोगों के साथ जो क्रांतिकारी थे, और जो लोग कहते थे कि हम लोग बल लगाकर भी अपना आजादी हम लोग छीन सकते हैं, वो सारे बंगाल के क्रांतिकारी अजीत सिंह के साथ उनका बहुत गहरा नाता था। और अजीत सिंह और भगत सिंह, ये उस समय भगत सिंह और भी छोटे थे, सारे आकर बंगाल में बहुत सारे क्रांतिकारियों के साथ उनका संबंध था। तो ये सब हम कैसे भूल सकते हैं? और सिर्फ स्टेज पे खड़ा होकर लंबे लंबे भाषण देने से नहीं होगा, जो चीफ मिनिस्टर जो ममता बनर्जी वो दे रही है, ऐसा नहीं चलेगा। और इसका कोई, मेरा जो सबसे, सबको जो दुख जो हो रहा है, ये इसका कोई एक्सप्लेनेशन प्रशासन नहीं दे रहा है। हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इट इज द राइट ऑफ एवरी पॉलिटिकल पार्टी, मैं पॉलिटिक्स छोड़ दे रहा हूं इसका, मैं कोई राजनीति नहीं ला रहा हूं,
मैं कह रहा हूं कि हर राजनीतिक दल का अधिकार है इस गणतांत्रिक ये देश में, इस गणतंत्र में, कि वो लोग अपना अपना प्रोटेस्ट दायर करे एक डेमोक्रेटिक पद्धति में। जी। तो उसमें सबका अधिकार है। जी। पश्चिम बंगाल भारत के बाहर नहीं है नहीं। कि वहां कोई अपना लाइसेंस लेके कानूनी दायरे के अंदर, कानून के दायरे के अंदर रह के अपने लाइसेंस रख के अपना प्रोटेक्शन के लिए रिवॉल्वर रखे, ये कोई वहां नाजायज कोई ये नहीं है, इलीगल कोई नहीं है वो। जी। जी। तो फिर ऐसा बर्ताव, और पुलिस के इस स्तर में ऐसा बर्ताव तभी होता है। जी। मैं एकदम निचले स्तर के पुलिस कर्मियों को जितना दोष दूंगा उससे ज्यादा मैं दूंगा उनके जो अधिकारी, क्योंकि अधिकारियों ने ऐसा एक मानसिकता इन लोगों के मन में दे दिया है। जी। 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 तो इसका ही उस दिन हमने देखा। हाँ जी डॉक्टर साहब, इसके साथ जो और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है ना, कुछ लोग जो सिचुएशन का एडवांटेज लेते हैं, हो सकता है भी ये सिचुएशन ही उन लोगों के लिए तैयार की गई हो, क्योंकि हमें नहीं उसके पीछे पॉलिटिक्स क्या है। जो बाहर हम पहले सोचते थे भी अफगानिस्तान में सिखों को मारोमारी हो रही है, पाकिस्तान में सिखों के साथ, सिखों की लड़कियों के साथ ये हो रही है। अब ये देखो सिखों की पगड़ी है, जो सिखों की दस्तार है, वो भी सेफ नहीं है आपके बंगाल में, हिंदुस्तान में। वो लोग क्या कहेंगे, जो भारत के विरोधी शक्तियां काम कर रही हैं, वो कहेंगे देखो जी, हम जो कहते थे सिखों की दस्तार उतर रही है हिंदुस्तान में, उतार रहे हैं, वो जोड़ेंगे, ये हिंदू उतार रहे हैं, ये सिखों, जो सिख है वो भारत में सेफ नहीं है। इसीलिए लास्ट टाइम मैं बात कर रहा था भी, हम वो तो लोग खालिस्तान मांगते हैं ना, हमारे लिए तो सारे का सारा भारत खालिस्तान है, सारे का सारा, सारी भारत में सिख कहीं भी हो, किसी भी स्टेट में सेफ है और सेफ होना चाहिए। लेकिन ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि उन शक्तियों को एक बहुत बड़ा पॉइंट दे देते हैं कि देखो जी सिख सेफ। यस, देखिए सुखी जी, अगर आप सारे भारत को देखते हैं तो आप देखेंगे कि पिछले 6 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतने सारे प्रोजेक्ट्स और ये उन्होंने किया है सिख समुदाय के लिए। गुरु गोविंद सिंह के उनके इतना श्रद्धा जी, और उनका इतना श्रद्धा, इतना भक्ति भाव से मोदी जी ने किया। फिर करतार साहिब कॉरिडोर भी इतना उन्होंने रिस्क भी लिया, उसको इम्प्लीमेंट किया, और एकदम अटल रहे वो, किसी भी प्रेशर में उन्होंने काम नहीं किया। और सिख समुदाय जो भारत, हम सब सोच ही नहीं सकते हैं कि उनके बिना हम सोच नहीं सकते हैं, ऐसा मोदी जी ने इतना किया है। और इसलिए बंगाल में जो ये घटना हुआ, ये बहुत चिंताजनक इस कारण से है जो आपने पॉइंट आउट किया है, क्योंकि क्या होता है कि हम बहुत रॉन्ग मैसेज ये किया है जी। और जो लोग भारत को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे इंटरनेशनली, ये पिकअप करेंगे इस मैसेज को, बिल्कुल करेंगे। और दूसरे आप देखिए, जो सारे देश में सारे ह्यूमन राइट्स वाले जो हैं, जो रात दिन ह्यूमन राइट्स के नाम पे अपना करियर और अपना बिजनेस चलाते हैं, अपने दुकानें चलाते हैं, वो सारे एकदम चुप हैं, एकदम साइलेंट हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं, ये डेरिक ओब्रायन जो है, ये राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अपर हाउस के जी। ये तृणमूल कांग्रेस के एकदम चीफ स्पोक्स पर्सन है जी। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के बहुत करीबी है जी। और डेरिक ओब्रायन एंग्लो इंडियन समुदाय में बिलोंग करते हैं, यानी वो भी अल्पसंख्यक है जी। आज 72 घंटा से ज्यादा हो गया जी। एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकला, बिल्कुल एक शब्द भी नहीं निकला, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। ये बहुत 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 ही अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट हुआ है इसकी, क्योंकि गवर्नमेंट की चुप है वो भी हमें कोई डिफरेंट संकेत दे रहा है कि सिखों की हैसियत क्या है कुछ लोगों के मन में, कुछ लीडरों की। क्योंकि देखो हम बात कर रहे थे जो भी सरकार ने की है, आज मैं अमेरिका से बोल रहा हूँ, अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है अमेरिका में, तरनजीत सिंह संधू यस यस वो पगड़ी बांध कर वो जाता है, एम्बेसडर को मिलता है, तो कांग्रेसमैन को मिलता है, सभी सेनेटर को मिलता है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको भी ये सरकार ने भेजा है
वो एक पगड़ी की तरफ से उसकी आइडेंटिटी उसकी पगड़ी है। एग्जैक्टली। हाँ जी, हाँ एब्सोल्युटली। जी। नहीं, मैं तो देखो, ये आपके माध्यम के थ्रू, इसके थ्रू मैं मैसेज भी देना चाहता हूँ ममता बनर्जी और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को, भी सिखों के साथ जिसने भी ऐसी ज्यादती की है उसके अंजाम अच्छे नहीं हुए। अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता तो हमें जो भी कानून में रहकर जो भी हम कर सकेंगे करेंगे, चाहे हमारा प्रोटेस्ट अमेरिका में हो, कनाडा में हो, यूके में हो, यस। इनके खिलाफ होएगा। और जब भी ये इनके जो ममता जी आएंगे और ममता जी के कोई भी रिप्रेजेंटेटिव बाहर आएंगे, उनसे ये क्वेश्चन हमारी तरफ से ये पूछे जाएंगे। एब्सोल्युटली। हाँ मुझे जी, लगता है कि ये मैं अपने जो भारत के प्रति संवेदनशील सिख जो भारत के बाहर रहते हैं, जी, सिख समुदाय जो भारत में अपने सब अपने भाई और अपने अग्रज जो सारे हैं, जी, सबको मैं अपील करूंगा कि मुझे लगता है कि हमको बहुत सख्ती से एक संदेश देना चाहिए जी, ममता बनर्जी सरकार पश्चिम बंगाल में, कि जी, ये हम लोग सहन नहीं करेंगे। ये जी, एकदम एंटी डेमोक्रेटिक है। जी, दिस इज एन एंटी डेमोक्रेटिक एक्ट। इट इज एन जी, अनडेमोक्रेटिक एक्ट। इट इज जी, एन एक्ट which hits at the soul of India. It is an act which is against the federal spirit of India. It is an act which is anti civilization. और जी। ये भारत में बर्दाश्त तो होगा ही नहीं। और सारे, मुझे लगता है सारे सिखों को बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज देना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने अपने बड़े बिजी समय से टाइम निकाला, क्योंकि ये विषय इसीलिए भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। सिख हैं भारत में कोने कोने में बस रहे हैं। अगर सिख एक जगह पे बंगाल में या कलकत्ता में सेफ नहीं है, तो दूसरा भी जो बॉम्बे में बैठा है या कर्नाटका में बैठा है या किसी जगह पे, एब्सोल्युटली। उसको भी इनसिक्योरिटी होएगी। इसीलिए यस। ये मुद्दा, ये हम पॉलिटिकल मुद्दा भी नहीं कह सकते। इसलिए जो नहीं। ममता बनर्जी को इस चीज का, सिख कम्युनिटी को इसका जवाब देना पड़ेगा, उसको रिहा करना पड़ेगा बलविंदर सिंह जी को, और इसको इसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी है, क्योंकि अदरवाइज जो सिखों को कानून के दायरे में रहकर जो भी होएगा हम बाहर बैठकर बिल्कुल करेंगे। आपने करेंगे हमारे एब्सोल्युटली। लिए टाइम निकाला, हमारे लिए टाइम निकाला। दी खालसा टुडे की मैनेजमेंट की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री धन्यवाद। सत श्री अकाल, नमस्कार, धन्यवाद सुखी जी, धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। और मैं जो बंगाल का, बंगालियों का जो एंग्विश है, आई वांटेड टू शेयर इट विद यू। इट इज एन जी, डीपली एंग्विशिंग मोमेंट फॉर अस। जी, और इस कभी नहीं हो इतिहास में, ये हमको देखना चाहिए। जी, जी, शुक्रिया। नमस्कार।